Hi students, good morning once again. So let us continue with the previous topic, that is of nationalism of India, and there would be one more lecture today of maths, and we'll be completing the chapter linear equation in two variables. Okay. Now let's start with the first topic first. So at that particular day, in the last lecture, we did study the word non-cooperation movement, which was being led by Mahatma Gandhi after the disastrous act of Rowlatt, which was being hurriedly passed, and also what happened after that. How did people actually started, getting this idea of Swaraj? Swaraj means खुद का राज. खुद का राज मतलब कि जो है वो आप ही का ही है. मतलब आप विश्वास रखो कि आप इंडियंस हो और आप इसको अंदर से फील लेकर के आओ, आपको नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रोपोगेट करो अंदर. सो दैट वाज नोन एज स्वराज. So all that particular incidents led to literally the mass revolt. It was a very big revolt altogether, but there was still only one problem. There was one basic problem, that these particular revolts were only being led by those people who actually used to live or thrive in cities. ये केवल वो लोग ही इसको फॉलो कर रहे थे जो लोग सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स या टाउन्स या उस तरह के जगह में थे. जो रूरल एरिया में था अभी तक वो या इंटायर पॉपुलेशन अभी तक सपोर्ट में नहीं आ रही थी. और ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, क्योंकि उनकी रूट्स इतनी डीप तक फैल चुकी थी कि अब उनको निकालना इतना आसान काम नहीं था कि आपने बस ब्रिटिशर्स को बोला और वो निकल जाएंगे. एंड फॉर दैट एक्चुअली महात्मा गांधी हैड दिस विजन एंड ही थॉट दैट वी रिक्वायर मास सपोर्ट. अंडरस्टैंड, यदि आपके पास में यदि कोई एक आदमी आता है और उसने आपको, कोई बाहर से कोई एक आदमी आता है और उसने आपको बोला अपने घर से बाहर निकल जाओ, यू विल नॉट. 5 लोग आ जाएंगे, यू विल नॉट. 10 लोग आ गए, यू विल नॉट. बट हाँ, यही यदि लाखों लोग आने लगे, देन यू हैव टू. एंड दैट इज द पावर ऑफ मास. मास मीन्स जनता का. सो महात्मा गांधी डिड रियलाइज ऑल दिस. But then the question comes, sir, why at that particular incident actually non-cooperation movement, which was so successful, was being called off? There were n number of reasons. अब आप बोलोगे सर इसमें reasons क्या होंगे? Reasons were, please understand, कि जब आपने जनता को बोला कि आप नॉन कोऑपरेट करना चालू करो, लोगों के अंदर वो स्वराज की फीलिंग आने लगी, तो लोगों ने अपने अलग अलग मतलब निकालना चालू कर लिए. जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इन द गुडेम हिल्स या द पीजेंट्स के लिए या सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलग अलग जगह पर. इशू इज, जब भी कभी कोई मास मूवमेंट होता है तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी होती है होना, एंड दैट इज वन स्पेसिफिक विजन. वन स्पेसिफिक विजन मतलब जो मेन लीडर होता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये मूवमेंट मैंने क्यों चालू किया था, इसके क्या क्या रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है. तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है आप बोल रहे हो महात्मा गांधी जी को मालूम नहीं था. नो, उनको मालूम था, बट इस लेवल पे चीजें बढ़ जाएंगी ये उन्होंने नहीं सोचा था. ऑफ कोर्स, जैसे से फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस. नाउ पीपल आर थिंकिंग दैट ये कोरोना वायरस ऑफ कोर्स हेल्थ से रिलेटेड है, घर से आप बाहर मत निकलो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हिच इन अ वे माइट बी ट्रू, माइट बी फॉल्स, यू डोंट नो. वी कैन डिस्कस दिस कि माइट बी फॉल्स आप क्यों बोल रहे हो इन अ सेपरेट लेक्चर ऑल टुगेदर. So I will start, this pep talk where I'll, try and share this thing. Though that does not mean कि आप उसे believe करो, but it is just my view. Anyway, now अब जब ये कोरोना वायरस खत्म होगा, what do you think कि the next day से फिर से लोग रोड पर आना चालू हो जाएंगे, फिर से सारे ट्रेन चालू हो जाएंगे, लोग अपना दोबारा से? नहीं, इतना सिंपल नहीं होता. आप बोलोगे क्यों? जब मार्केट चालू हो जाएगा तो लोग अपना अपना काम करना चालू कर देंगे. व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रीज? क्या वो इतनी इजीली बैक अपने ट्रैक पे आ जाएंगी? नहीं, बिकॉज लोगों के अंदर अभी भी वो डर की फीलिंग है. सो दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो जब बिजनेस कोलैप्स होना स्टार्ट होते हैं तो फिर सर्विस कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. जब सर्विस कोलैप्स होना स्टार्ट होती है तो एजुकेशन कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. लोग स्कूल एंड कॉलेजेस में नहीं भेजते हैं. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड व्हेन दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब महात्मा गांधी ने इसको विथड्रॉ किया इन द ईयर 1922. नाउ व्हाट वर द रीजंस बिफोर देन दैट? जब आपने कभी किसी स्टूडेंट को बोला कि आप कॉलेज मत जाओ, स्कूल्स मत जाओ, यूनिवर्सिटीज छोड़ दो, जो कि हुआ था स्वराज के ड्यूरेशन में या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरेशन में,
आपने जब लोगों को बोला कि आप नॉन कॉपरेट करो, आप टैक्सेस मत भरो, आप जॉब छोड़ दो, एक्चुअली में महात्मा गांधी का इतना पावरफुल इम्पैक्ट था कि लोगों ने एक्चुअली में वही किया। बट थिंक अबाउट इट, कब तक लोग सस्टेन करेंगे घर पे बैठे बैठे, कितने टाइम तक? लोगों के पास में जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं है, बाहर ग्रोसरी स्टोर उनको कुछ सब्जी भाजी उनका डेली का राशन नहीं दे रहा है, स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए स्कूल एंड कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, वो घर पर बैठे बैठे कुछ ना कुछ उल्टा सोचे जा रहे हैं। यू नो दैट एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली घर शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। द सेम प्रॉब्लम स्टार्टेड हैपनिंग राइट एट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो। खादी, पहले वाले पॉइंट पर आते हैं। खादी, जो महात्मा गांधी ने बोला था कि खादी लोग पहने, खादी वॉज सो एक्सपेंसिव बिकॉज इट वॉज बीइंग हैंड वूवन। नाउ जब कोई चीज़ हैंड वूवन होती है एंड मास से नहीं बनती है, फैक्ट्री से नहीं बनती है, तो ऑफकोर्स उसका मास प्रोडक्शन नहीं होता है एंड चीज़ें उतनी सस्ती नहीं होती हैं। अब जब खादी इतना महंगा क्लॉथ था तो जो गरीब लोग थे इंडिया में, उनको समझ में ही नहीं आया कि हम पहने क्या, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स का जो फैक्ट्री से कपड़ा आता था, जो वो लोग ब्रिटेन से इम्पोर्ट करते थे, रिमेंबर मैनचेस्टर, सो जब वो लोग वहां से इंपोर्ट करते थे, ऑफ कोर्स इट यूज्ड टू बी अ मच मोर इकोनॉमिकल एंड चीपर वर्जन, क्योंकि वो फैक्ट्री से बनता है। खादी यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव क्लॉथ, रीजन नंबर 1, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट लेड टू द परचेज ऑफ वंस अगेन ऑफ द सेम क्लोथिंग, जो उन्होंने बंद कर दिया था पहनना। कौन सा? जो ब्रिटिशर्स से। तो लोगों ने दोबारा से ट्रिकल करना चालू कर दिया। ट्रिकल मतलब दोबारा से धीरे धीरे क्वांटिटी में जाना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स के पास में क्लॉथ खरीदने के लिए। देन यू आर सेइंग, एजुकेशन पे आते हैं। जब बच्चों ने अपने स्कूल्स छोड़ दिए, अपने जॉब्स छोड़ दिए लोगों ने, तो सबसे पहले जो टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, नाउ दे डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स, क्योंकि आपके पास में खुद की कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी थी ही नहीं उस टाइम पर। जब खुद की कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है आपके पास में, व्हाट डू यू थिंक कि टीचर्स कहाँ जाके पढ़ाएंगे? क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग सेंटर्स नहीं होते थे। अब स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, अब क्या होगा, and that is where they started going back to those particular colleges. Let's come back to the part of the service class, जो लोग जॉब्स करते थे, सर्विस करते थे। करते तो आप ब्रिटिशर्स के अंदर ही थे। जब आप ब्रिटिशर्स के अंदर जॉब कर रहे हो, आपने गुस्से के अंदर छोड़ दिया, अब क्योंकि अब आपको लगा कि महात्मा गांधी और कुछ लेकर के आएंगे, बट और कुछ तो आया ही नहीं। जब और कुछ नहीं आया तो these particular people once again started going back to the Britishers to join the jobs. अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को हटाने के लिए उसके रूट कॉज पे अटैक करना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई घास उग रही है और आपने केवल उसको चॉप कर दिया और आपको लग रहा है कि घास कट गई, इन अ वे हाँ घास कट चुकी है, बट प्लीज अंडरस्टैंड वो दोबारा उग जाएगी, एंड दैट इज द सेम थिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो महात्मा गांधी हैड, बाय द वे, यू नो, और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा। सो इतने ज्यादा रेपरकशन कोई नहीं सोच पाता, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड देन दैट पर्टिकुलर पार्ट फेल्ड ड्रास्टिकली। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड दैट वाज नेम्ड एज खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद में यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि महात्मा गांधी का नाम इतना फेमस क्यों है। जब महात्मा गांधी के सारे मूवमेंट्स फेल होते जा रहे थे, फिर भी आज भी हर गली पे, नोट पर, वोट के नाम पर, इलेक्शंस के अंदर, हर जगह महात्मा गांधी का नाम क्यों आता है? बिकॉज ही डिड सम ऑफ द थिंग्स वेरी नाइसली एक्सिक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, दिस मूवमेंट, महात्मा गांधी वॉज अ विजनरी, लेट्स फेस इट, दिस इज ट्रू। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सोचा कि एक्चुअली सारे के सारे केवल हिंदुओं को मिलाकर के ये काम तो नहीं हो सकता, पब्लिक को इकट्ठा करना पड़ेगा। पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है बट उतनी बातें नहीं आ पा रही हैं, तो महात्मा गांधी को लगा ओवरऑल इंडिया को कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, और ओवरऑल इंडिया में केवल हिंदूज नहीं रहते, देयर आर क्रिश्चियंस, देयर आर सिख्स, देयर आर बाय द वे डिफरेंट अदर कास्ट, देयर आर दीज पर्टिकुलर द जैन्स, देयर आर द बुद्धिस्ट, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, देयर आर मुस्लिम्स, देयर आर सो मेनी कास्ट एंड क्रीड एंड कलर्स इन इंडिया। सो नाउ द थिंग स्टार्टेड हैपनिंग। महात्मा गांधी ने सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत कैसे किया? राउलेट सत्याग्रह। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट पर्टिकुलर राउलेट सत्याग्रह, जो राउलेट एक्ट को अबॉलिश करने के लिए जो सत्याग्रह का मूवमेंट महात्मा गांधी ने चालू किया था, दैट हैड बिकम अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। महात्मा गांधी का नाम अब हर एक आदमी जानने लगा था, तो ही वॉज अ फेम्ड सेलिब्रिटी नाउ। देन ओनली सिटीज एंड टाउन्स, वो भी मैंने आपको बता दिया दैट ये मूवमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो केवल सिटीज एंड टाउन तक ही चल रहा था। रूरल एरिया तक अभी तक उसका रीच उतना ज्यादा नहीं पहुंचा था जितना पहुंचना चाहिए था। महात्मा गांधी थॉट दैट लेट्स
mix these Hindus and Muslims together. जब तक मुस्लिम क्राउड हमारे साथ में नहीं आएगा, हम पूरे के पूरे देश को एक नहीं कर सकते. Okay. So Mahatma Gandhi thought that let's, by the way, ask Muslims to come and join our movement because this country equally belongs to them also. Now, First World War ended with defeat of Ottoman Turkey. Very, very important point, guys. Pay very important attention to this point. First World War ended with defeat of the Ottoman Turkey. Now, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कॉमन सेंस से जब भी कभी कोई वॉर खत्म होता है तो सम कंट्रीज लूज द वॉर, सम कंट्रीज विन द वॉर. तो ऑटोमन टर्की जो एम्पायर था ऑटोमन का, टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री. सो जब ये ऑटोमन टर्की का कंप्लीट कोलैप्स हुआ, ये हार गए. मतलब इनका पूरा का पूरा जो रेजीम था, इनका पूरी जो राजपाट था, वो पूरा खत्म हो गया. ओके, सो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर टर्की गॉट डिफीटेड. रूमर्स वर दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज अबाउट टू बी साइंड अप. ना उस टाइम पर मुस्लिम्स के अंदर एक ही चारों तरफ में एक हंगामा मचा हुआ था. उन लोगों को एक रूमर सुनाई दे रहे थे कि सिंस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर टर्की हार गया है, इसका मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स जिसने उनको हराया है टर्की को, नाउ दे आर गोइंग टू पुट अ वेरी हार्श ट्रीटी. व्हाट डू यू मीन बाय हार्श? वेरी टफ ट्रीटी, जिसके क्लॉजेस बहुत सारे होंगे एंड बहुत हार्श होंगे. सो दे सेड, एंड द ऑटोमन एम्परर, जो उनके जो रिलीजियस लीडर थे, किनके? तो ऑटोमन टर्की के जो रिलीजियस लीडर थे, वो मुस्लिम्स के भी स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, जिनकी बात को सब लोग मानते थे मुस्लिम कम्युनिटी में, और उनको वहां पर उस टाइम पर लोग खलीफा बोलते थे. सो द ऑटोमन एम्परर, द हेड ऑफ दैट एम्परर और द हेड वाज नोन एज खलीफा. And this Khalifa used to be the greatest spiritual leader in the Islamic world at that particular time we are talking about. अब जब सोचो कि आपके भगवान के ऊपर में कोई बात आना चालू हो जाएगी, तो will you actually try and absorb and digest कि नहीं हम तो ठीक है, भगवान को किसी ने कुछ बोल दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है. So people got pretty enraged. They started thinking about, or they started having this thought that what is going to happen. यदि कल को इतनी हार्श ट्रीटी ब्रिटिशर्स ने करा, हो सकता है वो उनको मरवा भी सकते हैं. उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे गुलाम बने रहोगे, और उनके भगवान मतलब उनके स्पिरिचुअल लीडर को कोई गुलाम बना करके उनके सामने, मुस्लिम्स के सामने पेश करेगा. दिस मुस्लिम कम्युनिटी डिड नॉट अप्रिशिएट, डिड नॉट लाइक. सो दे वर pretty volatile internally, but they could not do anything at all. And I'm talking about the Muslims in India, not in Turkey. तो Muslims in India को चिंता हो रही थी कि आखिर अब क्या होने वाला है. So very chaotic condition. Muslims of India then thought that let's form our own committee or our own party, which was later on being made as the Khalifa Committee. Okay, Khalifa Committee or the Khilafat Committee भी जिसको बोलते हैं. सो द खलीफा कमेटी. तो पहले ये खलीफा कमेटी की जो शुरुआत करी, वो किसने करी? मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी. सो खलीफा कमेटी का जो स्टार्टिंग शुरुआत किया गया, दैट वाज मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी. अब आप बोलोगे सर, लेकिन इंडिया के मुस्लिम्स टर्की के लिए, ऑटोमन एम्पायर के लिए इतने क्यों टेंशन में थे? First of all, you need to understand that Muslims is a pretty joint tribe, like the way Hindus are, like the way Sikhs are, Christian are, everybody is. Okay. So उनके मेन भगवान पर अटैक करना या उनके अल्लाह पे या खलीफा पे अटैक करना is simply not allowed. Okay, in their religion. So now the problem actually started happening that कि उनको लगने लगा कि आखिर आप हमारे भगवान को कैसे डिफीट कर सकते हो, हमारे जो स्पिरिचुअल हेड है, जो हमें सही रास्ता बताते हैं, जो हमारे गुरु हैं, आप उनको ऐसा काम कैसे कर सकते हो? And they thought that by sitting in India, we'll keep on doing some protests, some revolution, जिसकी वजह से ब्रिटेन को थोड़ा प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा, एंड ब्रिटिशर्स यहाँ से अपना मैसेज वहाँ पर लेके जाएंगे, एंड दे माइट ट्रीट आवर ऑटोमन इन अ बेटर वे. So Muslims of India thought that we are going to force Britain to change the Turkish policy. अब आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ के मुस्लिम्स बैठ के टर्किश पॉलिसी को चेंज करेंगे? जब कोई मूवमेंट वाइड स्प्रेड होता है और चारों कंट्री से उसको सपोर्ट मिलने लगता है, देन ऑफ कोर्स उस मूवमेंट के अंदर बात आपको सुननी पड़ती है. एंड दैट्स व्हाट द इंडियन मुस्लिम्स थॉट अबाउट. देन खलीफा कमेटी, जैसे मैंने बताया, किन 3 लोगों ने सेटअप किया था? दैट वाज मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी.
नाउ यंग जनरेशन, जो यूथ था उस टाइम का, जो मुस्लिम यूथ था, उसके अंदर दो वेरी वेरी फेमस ब्रदर्स, ओके, एंड दे वर द मोहम्मद अली एंड द शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ में एक अपॉर्चुनिटी देखी, एंड महात्मा गांधी ने भी मोहम्मद अली एंड शौकत अली के साथ में एक अपॉर्चुनिटी देखी। महात्मा गांधी ने बोला, यदि मैं इनके साथ में मिल जाता हूं और इनके मूवमेंट को यदि मैं सपोर्ट करता हूं तो ये भी हमारे देश के जो मूवमेंट है उसके अंदर आ जाएंगे। एंड दिस आइडिया क्लिक्ड वेरी वेल, बिकॉज मुस्लिम्स का उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इंडिया के अंदर थे पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं था, आई एम सेइंग उतना ज़्यादा नहीं था। एंड दिस वॉज अ मैसेज लेड बाय महात्मा गांधी with the help of Muhammad Ali and Shaukat Ali to make the Muslim community understand that we are not Muslims and Hindus, to the Hindu community as well. We are first of all belonging to a nation. Nationalism की फीलिंग को जगाना था उन्हें। Then तो ये हुआ सारा का सारा with the part of the खिलाफत मूवमेंट। अब इससे हुआ क्या? अब इंडिया के अंदर उस टाइम पर ब्रिटिशर्स, आपको याद होगा, अंदर घुसे ही कैसे थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। Now महात्मा गांधी ने एग्जैक्टली अपोजिट करना चालू कर दिया। He started now joining these two so-called big communities together, that is Hindus and Muslims. जब ये दोनों कम्युनिटीज ने ज्वाइन होकर के नेशनलिज्म के लिए फाइट करना चालू किया, ब्रिटिशर्स की तो हड्डी ही टूटने लगी। ओके, तो नाउ लेट्स सी, देन वहां पर आते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि जब चारों तरफ में, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि हर एक अपना स्वदेशी मूवमेंट का या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग अलग मतलब निकाल रहा था। सो प्लस कई जगह पर काफ़ी वायलेंट अटैक हो रहे थे आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाकर। ना जब जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद में जब ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना चालू हो गया था, तो देन महात्मा गांधी थॉट कि पहले हमें अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए, उनको पहले सही ढंग से बताना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन या स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है। ओके, इन द ईयर 1922 फाइनली द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। 1922 के टाइम पर ही बहुत ज़्यादा कियोस था, जहाँ पर आपने कई लेजेंड्स का जन्म हुआ, नॉट एक्चुअली बर्थ हुआ, बट ऑफ कोर्स वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी के मेन लीडर्स बनकर के बाहर निकले, लाइक द भगत सिंह, लाइक चंद्रशेखर आजाद, like all these particular the great people, Rajguru. Okay, so the Veer Savarkar. Okay, now the 6th of April 1919, ये कुछ important dates हैं, so they are not following the order, they are just randomly written. 6th of April 1919 was being followed as Satyagraha Day. Satyagraha Day. 10th of April, you already know. Now I have purposely not written the year because I actually I have got the short term memory loss, so I don't know which year Jallianwala Bagh massacre actually happened and who was that particular person who did that brutal giving order of that brutality to kill the Indians. So you need to write in the comment section as in what exactly is the year. उस दिन by the way there were around 3 and 4 people who wrote it pretty nicely and they said it is absolutely true. उन लोगों ने comments के अंदर लिखा था in the chapter in the metals and non-metals के अंदर science में. So now today I just want to see how many people are going to write this, that which particular year, because I actually I forgot that. Now Swaraj and as you can understand, स्वराज और नॉन कोऑपरेशन का हर जगह पर मतलब अलग अलग निकाला गया था। गुडेम हिल्स में अलग निकाला था, बाकी वाले जगह पर द पीजेंट्स एंड ट्राइबल जो मूवमेंट था उन्होंने अलग निकाला था, प्लांटेशन वर्कर्स ने अलग ही निकाला अपना, आसाम के अंदर जो थे उन्होंने अपना अलग निकाला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Then came a new movement which was known as civil disobedience movement. Now what do you mean by the word civil disobedience movement? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब भी काइंड ऑफ वही था नॉन कोऑपरेशन का, बट यहाँ पर था कि आप बस सरकार के बस अगेंस्ट में जाना चालू कर दो. सिविल मीन्स आप सिविलाइज ढंग से, मतलब आप किसी को फाइट नहीं करोगे, मारोगे नहीं, आप सिविलाइज ढंग से डिसओबे करना चालू कर दो. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिसओबे करना चालू कर दो? आप बात नहीं सुनोगे उनकी. जब आप बात नहीं सुनोगे तो इट विल फोर्स द ब्रिटिशर्स टू थिंक दैट वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग. C.R. दास एंड मोतीलाल जी नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, तो C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू, ओके,
अगेन एडवोकेटेड फॉर द पार्ट ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स। उन्होंने बोला ये इस तरह की पॉलिटिक्स हमारे काम में नहीं आ रही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम जब फॉलो कर रहे हैं या प्रीच करते हैं, सो द प्रॉब्लम इज दैट ब्रिटिशर्स के पास में जाकर के भी हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हम लोग बस प्रोटेस्टर्स हैं, सत्याग्रहीज हैं, एंड दे डू नॉट लाइक अस रिप्रेजेंट द वर्ड, कि हम लीडर की तरह पे उनके पास में जाएं, उनसे बात करें, वो नहीं मान रहे। सो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्टिंग गेम किया, एंड व्हाट दे डिड वाज दे फॉर्म्ड अ पार्टी विद इन अ पार्टी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक और पार्टी की शुरुआत करी, एंड दैट वाज नोन एज स्वराज पार्टी। ओके, दिस पार्टी स्टार्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी, एंड महात्मा गांधी डिड नॉट वेरी वेल अप्रिशिएटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट सिंस यंगर जनरेशन के लोगों को इसके अंदर उनको मिलाना था, एंड दैट इज द रीजन वाई। तो ये मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने देन अगेन टैक्स लगाना चालू कर दिया था ना। जब ब्रिटिशर्स ने अगेन एंड अगेन टैक्स लगाना चालू कर दिया, सो ये जो टैक्स था ब्रिटिशर्स का, अब तो ये एकदम हद हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने कॉमन सॉल्ट पर भी टैक्स लगाना चालू कर दिया, दैट वाज नोन एज सॉल्ट टैक्स। The problem is Mahatma Gandhi once again was a pretty opportunistic for the part of nation and the freedom. महात्मा गांधी ने सोचा यदि किसी ढंग से लेडीज भी पार्टिसिपेट करना चालू हो जाए, हिंदू मुस्लिम्स तो हो गए इकट्ठे, बाकी लोगों को भी फीलिंग आने लगी है, लेट्स नाउ कॉल ऑफ दीज पर्टिकुलर लेडीज ऑल्सो, because ladies have got a huge control over men. They can sympathize or emphasize, or by the way convince men to participate in this freedom struggle of India. So उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला let's abolish this salt act. So महात्मा गांधी ने, आपको वेरी फेमस दांडी यात्रा आपको याद होगी, the Dandi March. Okay, so Mahatma Gandhi started this salt march with 78 volunteers. So महात्मा गांधी ने इसको बहुत मूवमेंट के तौर पे नहीं किया, एंड राइट फ्रॉम द पार्ट ऑफ दांडी की वो जो यात्रा थी, उन्होंने वहां से लेकर के एंड दांडी तक कंप्लीट करना चालू कर दिया। रास्ते में जगह जगह पर उनका बहुत स्वागत हुआ, पीपल gave them the garland of flowers and this and that, and it was a very very famed march. With this, the ladies also participated in this protest, thinking that Mahatma Gandhi is actually that Mahatma Gandhi is doing something for them also. So everybody in India, each and every citizen in India actually at that time thought that Mahatma Gandhi is or was doing something for them. Muslims thought that वो उनके खिलाफत मूवमेंट के लिए या द खलीफा वाले मूवमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। पीजेंट्स, उनको लगा कि ये उनके लिए बाय द वे फाइट कर रहे हैं। प्लांटेशन वर्कर्स को लगा ये उनके लिए फाइट कर रहे हैं। वो हिल्स में जो फॉरेस्ट वाला पार्ट था, उनको लगा कि ये उनको जंगल वगैरह दिलवाएंगे। हर एक को लग रहा था कि महात्मा गांधी हमारे लिए कुछ करेंगे, एंड दिस was the reason why Mahatma Gandhi was such a powerful leader at that particular time. शॉकिंगली महात्मा गांधी ने कभी भी किसी भी बुक के अंदर या कभी भी ओपनली उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बट उन्होंने कभी भी ओपनली वायलेंट या वायलेंस उन्होंने यूज नहीं किया, which was a pretty different track altogether. Okay, we will read about the Salt March again ahead. We will also read about the Chauri Chaura incident, which led to this particular movement का call off करना, because ये movements बार-बार हुए थे और बार-बार इनको call off किया जा रहा था। Now, जब ये मूवमेंट्स बाय द वे कॉल ऑफ होते थे, उस टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी जो कि महात्मा गांधी ने नहीं सोचा। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, दैट एक मूवमेंट हुआ से अभी जैसे कोरोना वायरस के लिए चल रहा है, तो व्हाई डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग ऑल दीज पर्टिकुलर प्लेसेस टू गेट ओपन? एक बार खोल दिया और मान लो कहीं फिर से फैल गया तो गवर्नमेंट को फिर बंद करना पड़ेगा, फिर वापस खोलेंगे फिर बंद करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि लेट्स बाय द वे शट इट डाउन। ओके, नाउ सो प्रॉब्लम वाज अगेन एंड अगेन गांधी जी के जो मूवमेंट्स कॉल ऑफ करना, उनको बाय द वे कैंसिल कर देना या उनको दोबारा एक नए नाम से चालू करना। सो पीपल वर गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वेयर आर वी गोइंग, आखिर कब मिलेगा हमें फ्रीडम। इन 1920 अब जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, अब उन्होंने सोचा कि लेट्स ट्राई एंड फॉर्म अ यूनाइटेड गैंग ऑल टुगेदर, एंड इन 1920 FICCI वाज बीइंग फॉर्म्ड अप, और ये बाय द वे रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन आज भी है।
This institution, the full form of this institution is the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. ये वो इंडस्ट्री था, ये वो बॉडी थी जो चारों तरफ में इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन को पहचानती थी और उनकी प्रॉब्लम्स को आगे जा करके रखती थी। ओके, सो दैट वाज दिस। महात्मा गांधी ने लास्ट अपना एक और पार्ट, इट वाज नॉट द लास्ट, ऑफ कोर्स देयर वर 2 more movements which are about to come up. महात्मा गांधी ने देन लास्ट द अनटचेबल। अब सोचो, अब महात्मा गांधी ने विमेन को अलाउ कर दिया, हिंदू मुस्लिम्स को कर दिया, बाकी जनता को फैला दिया, बट देयर वाज स्टिल अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि अभी भी ओवरलुक थी, एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी वाज द अनटचेबल्स। नाउ हु वर दीज अनटचेबल्स? दीज अनटचेबल्स वर दोज पीपल जिनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, because they used to clean up roads, they used to clean up, by the way, you know, all those shit-filled streets and so on and so forth. तो जितने भी जो इस तरह के जो लेबरर्स थे, उन सब लोगों को by people untouchables बोलते थे। महात्मा गांधी ने बोला this is wrong, this is absolutely wrong, this is an evil practice and we should not follow this। तो उन्होंने untouchables का नाम दिया हरिजन, हरि के जन। हरि के जन मतलब हरि आमतौर पे लॉर्ड विष्णु को बोलते हैं। सो हरि के जन मतलब ये पीपल डायरेक्टली भगवान के लोग हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे देश को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। जब उन्होंने ऐसे बोला, देन एवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबरर जो बहुत गरीब थे, जो ऐसे काम करते थे, द पेटी क्लीनिंग जॉब्स, उन सब लोगों को जब नाम दिया गया हरिजन, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड दोज पर्टिकुलर पीपल ऑल्सो स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद महात्मा गांधी जी। So if you can understand that Mahatma Gandhi ji kept on trying on continuously till the last day of his life, he kept on joining people. Of course, as a young person, आप लोगों को मे भी उनके तरीकों से प्रॉब्लम हो सकती है, that sir non-violence, you know, इतना किया, आप चंद्रशेखर आज़ाद को देखते, आप वीर सावरकर जी को देखते, आप राजगुरु को देखते, आप भगत सिंह को देखते, सर उनका भी तो तरीका था, but understand his way of not fighting was completely novel, unique. Britishers could not understand. See, violence को suppress करने के लिए violence काम में आ सकता है। किसी ने आपको मारा, आप उसको मार दोगे, एक से एक suppress कर दोगे। इस तरह की revolution का कोई जवाब ही नहीं था, because Britishers को समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। Okay, so we'll stop this lecture right over here. Remember just few of the parts also. On 5th of March, you know, the non-cooperation movement was being signed, and in the year, sorry, not the non-cooperation movement, the civil disobedience movement was being called off once again, and this was in the year 1931 when Mahatma Gandhi decided to sign off the treaty with Irwin. Who was Irwin? Irwin was a Britisher, जो कि उनके काउंसिल या उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर था, जिनके साथ में ट्रीटी साइन किया, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज बीइंग कॉल्ड ऑफ। ओके, बट वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट ऑन सॉल्ट मार्च एंड व्हाट हैपेंड ओवर हियर एंड व्हाट हैपेंड इन चौरी चौरा इंसिडेंट। तो हम ये सारे के सारे टॉपिक्स दोबारा से इन द नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, एंड आई होप दैट दैट पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। ओके गाइस, सी यू, थैंक यू सो मच, एंजॉय एंड चिल, बाय।